अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि एक तो नसीम शाह के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करने के इल्ज़ाम में, और उनको 2 करोड़ रुपए का खतीर जुर्माना जो है वो अब भरना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या तफसीलात हैं और क्या बहस चल रही है, इससे मुतालिक आगाह करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम इजलास हुआ इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, वजीर आजम भी, चारों वज़रा आला भी, अहम कैबिनेट मेंबर्स भी, और इसमें काफ़ी कुछ अहम पॉइंट्स पर बात हुई। जिसके बाद अता तारड़ साहब का जो बयान है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुहेल अहमद साहब जो कि पिछले दिनों भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बने हुए थे, अब उन्होंने एक नया बयान ऐसा दिया है कि जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। एंड बाय द वे उसके ऊपर तनकीद बनती भी है। बहुत ही उनका अजीबोगरीब बयान है, बल्कि घटिया बयान है, किसी तौर भी उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मारूफ क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर नसीम शाह हैं, उनके साथ क्या हुआ। वजह आपको पता है कि उन्होंने एक ट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ, और ये उस दिन की बात है कि जब PSL की ओपनिंग हुई थी और उस पर मेहमान खुसूसी थी मरियम नवाज साहिबा, और सारे खाली स्टेडियम में जिस तरह उनको और उनकी फैमिली को और कुछ दोस्तों को और न जाने और कुछ लीड क्लास के लोगों को लाया गया था स्पेशली, तो जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल वहाँ पर दिया गया, उसके हवाले से नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट होती है जिसमें वो कहते हैं कि उनको क्यों मलिका की तरह प्रोटोकॉल दिया गया है। तो इस ट्वीट के फ़ौरन ही बाद, चंद ही मिनट के बाद, उन्हें ये एहसास होता है या उन्हें कोई एहसास दिलाता है कि भाई ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी है, आप इस तरह के ख़यालात का, सियासी ख़यालात का इजहार नहीं कर सकते। तो उन्होंने फ़ौरन ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, और उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल से एक और पोस्ट हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब उनका हैंडल जो था वो हैक हो गया था और अब वो रिकवर हो गया है। तो मकसद उनका ये था कहने का कि वो जो पहली पोस्ट थी उसको उन्होंने डिसऑन कर दिया, कि वो उनका जो है वो थॉट नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि जनाब आनन फानन एक शोर मच जाता है कि जनाब ये तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी हो गई है, लिहाजा नसीम शाह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले ही दिन PCB उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर देता है। एक कमेटी भी बनती है जो कि इस मामले के ऊपर तहकीकात भी करती है, जायज़ा लिया जाता है, और ख़बर यह है कि नसीम शाह ने उस कमेटी के आगे भी एक अपनी जो अपॉलजी थी वो टेंडर कर दी थी, अनकंडीशनल, जिसको अपॉलजी कहते हैं, कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी। इसके अलावा ये भी बातें सामने आई कि असल में ये जो ट्वीट था ये उनके मैनेजर की तरफ से हुआ, जो सोशल मीडिया टीम्स रखी होती हैं क्रिकेटर्स ने, तो उन्हीं के पास उनके पासवर्ड्स भी होते हैं, वो उस पर पोस्ट वगैरह भी कर देती हैं जो ज़रूरी समझती हैं, तो उनकी तरफ से ये कोई ट्वीट हुआ था। और इससे तो ये भी लगता है कि फिर नसीम शाह का इसमें कोई कसूर नहीं था। लेकिन नसीम शाह के अगर अदरवाइज़ कोई और ऐसे मामलात ना होते कि जिसकी वजह से ये तासुर ना मिल रहा होता कि उनका जो एक झुकाव है वो शायद ऐसा है कि जिसमें वो इस हुकूमत को कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। जैसे कि उनकी कुछ वीडियोस देखी जा सकती है जिसमें वो PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिल रहे हैं या शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग नहीं उनके चेहरे पे नज़र आ रही। तो इस तरह की चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वो कोई इतने ज़्यादा इस रजीम को पसंद नहीं कर रहे, या मुमकिन है कि ये सिर्फ तासुर आ रहा हो। लेकिन बहरहाल ये जो ट्वीट हुआ उसके बाद एक ये ज़रूर डिमांड आने लगी PMLN के हलकों की तरफ से कि जनाब अगर इन्हें निशान इबरत ना बनाया गया तो बस फिर तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर कोई अपने सियासी ख्यालात का इजहार करने लगेगा, और ये तो किसी सूरत खिलाड़ियों को सूट नहीं करता कि वो बैठ के सियासी शख्सियात के ऊपर जो है वो तानेबाजी करें या किसी किस्म की आरा दें, जबकि ये तो उनके कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा है कि वो हर किस्म की सियासत से दूर रहेंगे। तो उसके बाद अब इस हवाले से जो आगे डेवलपमेंट हुई उसके मुताबिक नसीम शाह को PCB की तरफ से इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने सियासी बयान अपने पोस्ट से पोस्ट किया है ट्विटर हैंडल से, तो उन्होंने उनको 2 करोड़ रुपए जुर्माना सुना दिया है सज़ा के तौर पर, और उन्हें वार्निंग भी दी है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना फिर उनके ऊपर मज़ीद सख्ती भी की जा सकती है। तो नसीम शाह ने इस सारे मामले के बाद एक पोस्ट भी की है जो कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि उन्हें पब्लिकली भी अपोलोजाइज करने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये पोस्ट की। उन्होंने लिखा कि अ रीसेंट पोस्ट फ्रॉम माई अकाउंट वॉज मेड बाय माई मैनेजमेंट टीम
and does not reflect my views. I take full responsibility for my platform and have implemented the necessary changes to ensure this does not happen again. I sincerely apologize to everyone affected by this misuse of my platform. तो उस तरह से उन्होंने एक और अपॉलॉजी पब्लिकली भी टेंडर कर दी उसी एक्स हैंडल से जिससे पहले ये पोस्ट हुई थी, और उन्होंने बता दिया कि जी मैंने अपनी टीम को भी फारिग कर दिया है या उस बात को इंश्योर कर लिया कि जी अब दोबारा इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन जुर्माना बहरहाल अपनी जगह बरकरार है और वो उनको देना पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में एक ट्वीट करने के ऊपर जो है वो 17 साल सज़ा सुनाई जा चुकी है ईमान मज़ारी को। उनके हस्बैंड ने उनका जो ट्वीट था उसको रीपोस्ट किया था और उसके ऊपर उनको भी उतनी ही सज़ा सुनाई गई है। और इस मुल्क में पोस्ट करने के ऊपर जो है वो खुर्रम इकबाल जो सहाफ़ी थे उनको दिन दिहाड़े उठा लिया गया था। और इस मुल्क में पोस्ट करने के ऊपर जो, हालांकि खुर्रम इकबाल ने कोई गलत चीज़ पोस्ट नहीं की थी, उनकी खबर दुरुस्त थी, ख़ुद मरीम नवाज़ की स्लिप ऑफ टंग था जिसको बाद में सहाफ़ी के खाते में डालने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा भी हम बेशुमार मिसालें देखते हैं कि सिर्फ ट्वीट करने के ऊपर या रीट्वीट करने के ऊपर जो है वो लोगों के ऊपर किस किस्म के जुल्म सितम हुए हैं। तो ये एक और मिसाल है कि एक आपका नेशनल प्लेयर है उसको भी एक पोस्ट करने के जुर्म में 2 करोड़ रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें ये बात तहरीर है कि वो किसी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और इस तरह की कोई खिलाफवर्जी का मुर्तकिब हुआ है तो और भी मिसालें मौजूद हैं कि जब उनको कुछ ना कुछ उसकी पेनल्टी जो है वो देनी पड़ी है। तो इस लिहाज तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हम नसीम शाह के केस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली ये नज़र आता है कि उनको ना सिर्फ ये कि रियलाइज़ हुआ, उन्होंने फ़ौरन उसको डिलीट भी कर दिया और एक तरह से अपॉलॉजी भी टेंडर कर दी। तो उसके बाद आप थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार कर सकते हैं, आप उनको वार्निंग दे के छोड़ सकते थे, आप उनको थोड़ा कम जुर्माना कर सकते थे ताकि उनको ये याद रहता कि उन्होंने दोबारा ऐसा नहीं करना, बजाय इसके कि आप उनको इतना बड़ा जुर्माना कर दें। और इसके ऊपर तो अब मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मीम्स भी बन रही थी और लोग बड़े इसके ऊपर तबसरे कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि इतना जुर्माना तो असल मलका के ऊपर तनकीद करने का नहीं है जितना इतना है। कोई कहने लगा कि इतनी महंगी ट्वीट 2 करोड़ की ट्वीट साबित हुई है। बहुत से लोग ये मरीम नवाज़ को मशवरा देते नज़र आ रहे हैं कि जनाब आप ही कुछ दिल बड़ा कर लेती हैं, अगर एक नौजवान लड़का है फरते जज्बात पे उसने कुछ कह भी दिया हो तो आप उसको कम अज़ कम माफ़ कर देती, इतना बड़ा दिल दिखाती। लेकिन आपने तो सज़ा देने की ठान ली है। या तो मुल्क में यानी कि अब बात को नज़रअंदाज करने का कोई रुझान ही नहीं रह गया, हर किसी को बस टांगने के दर पे हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया कि भाई जब उन्होंने पब्लिकली भी अपॉलॉजी टेंडर कर दी है तो आप अपना कद बढ़ा सकती हैं और आप कहती हैं कि जनाब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि वो मुल्क का नाम रोशन करे और कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका इस्तेकाक नहीं है क्योंकि वो सीएम हैं और ये पीसीबी ने जो है वो उनको जुर्माना आयद किया है तो उनका उसमें कहना बनता नहीं है, वो मुदाखलत है। भाई वो पीसीबी उनका जुर्माना माफ़ करे या ना करे वो एक अलग मामला है, लेकिन पब्लिकली अगर मरीम नवाज़ साहिबा इस बात के ऊपर नसीम शाह को सपोर्ट कर देती या उनको एक तरह से थोड़ा सा बकअप कर देती कि भाई ठीक है ये बात हुई, आपने इसको रियलाइज़ किया, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा और ठीक है आप अपना जो है वो काम अच्छे अंदाज से करें, यही मेरे लिए बड़ा होगा। अगर इस तरह करके बड़ेपन का मुजाहरा कर देती तो कम से कम उनके अपने स्टैचर के लिए तो अच्छा होता ना। बाकी पीसीबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने तौर पर देखती कि उसने मामले को कैसे लेके चलना है। लेकिन असल में तासुर जो मिलता है वो ये है कि खुद मरीम नवाज़ साहिबा का जो माइंड सेट है वो इस टाइप का है कि वो अपने ऊपर कोई तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती और ना ही वो किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करती हैं कि किसी को वो नज़रअंदाज कर दें या कोई बड़े दिल का मुजाहरा करें। तो जब उनका अपना माइंडसेट इस तरह का दिखता है जो कि जिसकी नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर वहाँ पर ये तासुर लेना कि जनाब ये सिर्फ पीसीबी ने अपने तौर पर डिसिप्लिनरी एक्शन किया है, तो ये बात जो है वो कुछ अजीब ही है। बहरहाल
पीटीआई भी बीच में कूद पड़ी और उन्होंने कहा कि जी क्या बात है, नसीम शाह तो नेशनल हीरो हैं। सुहेला अफरीदी ने तो ये तक कह दिया कि हमारा शेर है, शेर है। तो मैं तो ये सोच रही थी कि जो इस वक्त पीटीआई के हालात हैं कि भाई आप तो जिसको सपोर्ट करते हैं उल्टा उसके ऊपर और शिकंजा सख्त हो जाता है, तो आपकी तो बड़ी मेहरबानी है कि आप तो ना ही बेचारे को सपोर्ट करें, ये ना हो कि उसके ऊपर मजीद कोई सख्त किस्म की सज़ा जो है वो सुना दी जाए। बहुत से लोग तो ये तक कह रहे थे कि जी इनकी जगह जुर्माना जो है वो पे कर दिया जाए, बल्कि कोई फ़ंड बना दिया जाए और वो जुर्माना जो है उनको देना ना पड़े। तो बहुत से लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जी कहानी यही मुक्की है कि नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा सख्त सज़ा है। सख्तियाँ करके आप नफ़रत को सिर्फ हवा देते हैं, मोहब्बत या इज़्ज़त नहीं करवा सकते। सॉरी टू से, सख्तियाँ करके आप लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन उनको आप ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो दिल से आपकी इज़्ज़त करें। इसी तरह सख्तियाँ करके, सख्त सज़ाएँ दे के आप लोगों को ज़बरदस्ती अपने से मोहब्बत नहीं करा सकते। अब क्या होगा, जुर्माना तो वो भर देगा, आइंदा वो ट्वीट भी नहीं करेगा, लेकिन हमेशा वो दिल में आपसे नफरत ही करेगा कि जनाब ये इस तरह के लोग थे जिन्होंने इतनी सी बात नज़रअंदाज नहीं की थी। हाँ, अगर इसके बदले अगर आप ये करते कि माफ़ भी करते उसको, उसके लिए दिल बड़ा करते, तो शायद वो ये सोचता कि यार मैं तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहा था, लेकिन इन्होंने तो अखलाक का मुजाहरा किया, और वो शायद आपसे वाकई इम्प्रेस हो जाता। लेकिन ये बातें वो सोचते हैं कि जिनमें थोड़ी सी अक्ल और शऊर होता है। जो लोग जाली मैंडेट पे बैठने को तरजीह देते हैं उनसे हम अखलाकियात एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये हम ही बेवकूफ़ हैं। बहरहाल जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी साहब की आज फील्ड मार्शल साहब से हुई पहली मुलाकात। ये वन ऑन मुलाकात तो नहीं थी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन एक मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट, और जो रीजनल हालात हैं उसके तनाजुर में ये मीटिंग रखी गई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इसको चेयर कर रहे थे। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, चारों वज़राए आला भी मौजूद थे। इसके साथ साथ कैबिनेट के अहम मिनिस्टर्स भी देखे जा सकते हैं कि वो भी इसमें मौजूद थे। और इस पूरी मीटिंग में जो ख़ास तौर पर रीजनल इस वक्त इश्यूज़ हैं उसको लेकर के, तवानाई की बचत को लेकर के, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को लेकर के अहम इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तो कोई ख़बर सामने नहीं आई कि उन्होंने इसके ऊपर क्या राय का इजहार किया, लेकिन ये ख़बर ज़रूर सामने आई कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अपने सूबे का मुकदमा भी इसमें रखा मीटिंग में, और उन्होंने जो उनके वाजिबात की अदायगी है उसके हवाले से भी बात की कि किस तरह पिछले कई सालों से एनएफसी अवार्ड के तहत जो सूबे के ऊपर मज़ीद यानी मर्ज इजला के लिए जो रकम बनती है मज़ीद, वो उन्हें अदा नहीं की जा रही, और वो बढ़ते बढ़ते अब 1300 से ज़ायद अरब रुपए बन चुकी है। उसको जो है वो अदा करना चाहिए। इसके अलावा जो ये बचत पॉलिसी है और जो लोगों के ऊपर आगे बर्डन आने का इम्कान नज़र आ रहा है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि कम से कम किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है कि वो इस एक नए महंगाई के तूफ़ान से बच सकें, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। बल्कि आज तो हैरत अंगेज़ तौर पर अता तारड़ साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज कहे सुहेल आफरीदी के लिए, और उन्होंने कहा कि हमें एक तो ये बड़ी खुशी है कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में तशरीफ़ लाए और उन्होंने शिरकत की, बग़ैर किसी शर्त के शिरकत की, और उसके साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ ये कि उसमें शिरकत की बल्कि बड़ी अहम तजावीज़ भी दी, और हम उनका बड़ा खैर मकदम करते हैं, और उनके ख़यालात को और उनकी तजावीज़ को इजलास के शुरका ने सराहा भी। तो उनका आना भी और उनका उसमें एक अच्छा पॉजिटिव इनपुट देना, उसको बड़ा पॉजिटिवली जो है अता तारड़ साहब ने मीडिया के ऊपर आकर बताया भी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, जो कि मौजूदा तनाजुर में चूँकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो उसमें एक जो जेस्चर गया है वो अच्छा जेस्चर है। ज़ाहिर है कि सब लोग मिलकर बैठें और उसके ऊपर बात करें। इस पे ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी को नहीं बैठना चाहिए था। जाली हुकूमत है, जाली लोग हैं, इनके साथ क्यों बैठे। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि अगर बैठ ही गए थे तो बेहतर था कि अपनी भी कोई बात मनवा लेते, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की शर्त रख देते, या कम अज़ कम मीटिंग में बैठ के इमरान खान साहब की बात करते। तो ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने क्या मीटिंग में इमरान खान साहब की कोई बात की है या नहीं। मुमकिन है कि उन्होंने किसी हवाले से उसका कुछ तज़किरा किया हो, लेकिन अभी ये बात उन्होंने खुद डिस्क्लोज़ नहीं की है। बल्कि एक जगह पर उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि अभी बहुत से सवाल आप करेंगे तो मैं हर बात का शायद जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, और अगर मैं सब कुछ सच बोल दूँगा तो शायद फिर बड़े चीज़ें और जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो फ़िलहाल बेहतर है कि बहुत से सवालात जो हैं वो अभी मुझसे ना किए जाएं।
تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی اندر کیا بات کی ہے یا نہیں، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل سینیریو ہے عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے یہ فی الحال انہوں نے سامنے نہیں رکھا. لیکن بہرحال جو عوامی معاملات تھے، جو صوبے کے معاملات تھے، سیکیورٹی کے معاملات تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی انپٹ ضرور دی ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک بہرحال جسٹر گیا. ویسے اگر آپ آنیسٹلی میرا اس پہ اوپینین پوچھیں، میرے خیال سے کہ یہ انہوں نے بہتر کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ شامل ہو کر وہاں پہ بات کی، اپنی ایک امپورٹنس آپ نے شو کی ہے، پریزنس شو کی ہے. اگر آپ یہ شرط رکھ دیتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ملاقات بھی نہیں ہونی تھی اور پھر نیا لیبل لگ جانا تھا. دیکھیں جی، انہوں نے تو جب بھی ملکی مفاد میں میٹنگ ہو تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ شامل نہیں ہوتے، اور پھر ایک نئی جو بحث ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ملاقات تو انہوں نے کرانی نہیں ہوتی. تو بہرحال اب جو ذمہ داران تھے وہ سامنے بیٹھے تھے، یہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں. ممکن ہے ایسے ہی کوئی بیٹھنے سے کسی حوالے سے کوئی نرمی آئے اور کوئی راستہ کھلے. تو میرے خیال سے یا تو پھر اگر آپ لڑ سکتے ہیں تو پھر پورا لڑ لیں، جب پورا نہیں لڑ سکتے تو پھر بہتر ہے کہ مفاہمت ہی کریں. اور مفاہمت کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ جب ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر آپ کی ملاقاتیں ہوں تو وہاں پر آپ جو ہے آہستہ آہستہ اپنا موقف بھی سامنے رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس لحاظ سے یہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. باقی جو خطے کے حالات ہیں اس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب چائنا چلے گئے. یہ اگلے ہی دن چائنا گئے ہیں کہ جب پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وزرائے خارجہ کی. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جو یہ ساری میٹنگز چل رہی تھیں اس کے بعد چائنا کی ہوئی ہے اس میں انٹری. چائنا ایسا نہیں ہے کہ پہلے کہیں موجود نہیں تھا، لیکن چائنا شاید سامنے آ کر اپنا کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پیچھے رہ کے اپنے جو معاملات ہیں اس کو آگے پرسو کرے. تو اس سلسلے میں وہ ڈائریکٹلی یہ تو نہیں ہوا کہ جی چاروں وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں تو چائنا نے بھی اپنا بھیج دیا ہو. لیکن یس، جو وہاں پہ ساری گفتگو ہوئی ہے، جو چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں، اس کے بعد وزیر خارجہ وہ تمام باتیں لے کر کے چائنا بھی گئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ شاید انہیں خود چائنا نے بلایا ہے. بہرحال وہ گئے ہیں یا انہیں بلایا گیا، دونوں صورتوں میں مطلب تو یہی ہوا کہ چائنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آن بورڈ ہے. اور اس میں اس بات کو بھی کچھ لوگ ڈسکس یوں کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ جو گارنٹر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر رہا ہے. جو ابھی لاسٹلی بھی آپ نے اسپوکس پرسن کا ان کا بیان دیکھا ہے ایرانی گورنمنٹ کا، تو انہوں نے کیا بات کی، وہ تو ایون یہ تک کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ان کی نیک نیتی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایران اس میں کسی طرح بھی کوئی حصے دار نہیں ہے. نہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم اس کو جو ہے اپوز کر رہے ہیں، ہم اس میں کسی طرح بھی کوئی پارٹی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ایک لا تعلقی کا اعلان ہے جو انہوں نے کر دیا تھا. تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ ابھی تک بھی کسی گارنٹی پر رضامند نظر نہیں آ رہا کہ جناب کسی بھی ملک کے کہنے پر وہ سوچے کہ ہاں جی یہ ملک گارنٹی دے رہا ہے تو لہٰذا اب امریکہ حملے نہیں کرے گا، یا جو امریکہ کمٹمنٹ کرے گا اس کو پوری کرے گا. تو ایسا نظر نہیں آ رہا. اب عین ممکن ہے کہ اس میں چائنا کی ایک بیک ڈور انٹری ہو اور اس میں چائنا کوئی کردار ادا کرے، ٹائپ آف گارنٹی، ٹائپ آف کوئی وے آؤٹ، کہ جہاں پر چائنا کی جو سجیشنز ہیں. بہرحال ایران جو ہے وہ چائنا کو تو ٹرسٹ کر ہی رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس کا ایک کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ سپورٹر بھی ہے. تو چائنا کی جو انٹری ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، کافی معنی خیز ہو سکتی ہے. اور چائنا جو کہ ڈائریکٹ اپنی ایک انٹری نہیں کر رہا تو وہ اس سلسلے میں پاکستان کے تھرو بھی اپنی میسیجنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ کافی ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں سامنے آ رہی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو آج بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، ویسے یہ انڈیپینڈنٹ میں لکھا گیا آرٹیکل ہے جس میں جو آرٹیکل کے رائٹر ہیں وہ کرس لیوس ہیں، جو ایرک لیوس ہیں، جو کہ ایک انسانی حقوق کے لائر ہیں. اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ کے لیے آرٹیکل میں خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کو اب ضرور رہا ہونا چاہیے، کیونکہ جو خطے کے اس وقت حالات ہیں وہ اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پیس میکنگ میں جو پرابلم سولوشن ہے اس کے اندر ان کا ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت میں یہ خاص بات ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ہائی ٹائم ہے کہ ان کو ضرور رہا ہونا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بہرحال ایسا تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. آخر میں بات کریں گے جی سہیل احمد صاحب کی. سہیل احمد صاحب جو کامیڈین ہیں، ان کی جانب سے کسی فورم کے اوپر
ये अजीबोगरीब से जुमले कहे गए, जिसमें वो बेसिकली ये बता रहे थे कि जनाब पॉपुलर होना तो आजकल के दौर में कोई बड़ी बात नहीं है, और पॉपुलर तो कोई भी हो सकता है। और फिर पहले उन्होंने मिसाल दी कि जनाब एक हल्की आंच पर डांस करती हुई बच्ची जो है वो भी पॉपुलर हो गई बड़ी, उसके भी लाखों फॉलोअर्स बन गए। और फिर अगले ही लम्हे वो बात करते हैं कि पॉपुलर तो हुसैन भी बहुत था, पॉपुलर तो यजीद भी उतना ही है, और आपने ये फैसला करना है कि आपने हुसैन के काफ़िले में जाना है या यजीद के काफ़िले में जाना है। अब ये जो क्लिप है इसको अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर इसका इतना हिस्सा बड़ा वायरल हो रहा था कि पॉपुलैरिटी तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पॉपुलर तो हुसैन भी उतना ही है, यजीद भी है। ये बात जो है उनकी इतना हिस्सा जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा था, और जाहिर है कि सब इसको कंडेम कर रहे थे कि आप किस तरह एक ही सांस में हुसैन और यजीद को एक ही पलड़े में रखकर कैसे तोल सकते हैं। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हुसैन और यजीद जो है वो एक जैसे पॉपुलर है। पहली बात तो ये कि जो पॉपुलर का वर्ड है, हर वर्ड होता है ना उसकी अपनी एक फील होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉपुलर का जो वर्ड है ये पॉजिटिविटी में यूज़ होता है कि भाई कोई मकबूल है, यानी वो अच्छे अल्फाज में पहचाना जाता है। इसलिए नहीं कि सब पहचान एक जैसी तो नहीं होती ना, कुछ लोग बुरे वजह से पहचाने जाते हैं, कुछ लोग अच्छी वजह से। तो पॉपुलर का वर्ड है या फेमस का जो वर्ड है वो पॉजिटिव यानी पॉपुलैरिटी के लिए यूज़ होता है, कि यानी कोई शख्स बहुत पहचाना जाता है और अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है। जबकि अगर किसी की बदनामी की बात हो कि जी उसको बुरे अल्फाज में लोग याद रखते हैं, तो उसके लिए नोटोरियस का वर्ड जो है वो आमतौर पर यूज़ होता है अंग्रेज़ी में। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी हुसैन भी पॉपुलर था और यजीद पॉपुलर था। नो, यजीद कभी पॉपुलर हो ही नहीं सकता। पॉपुलर का तो मतलब है जैसे बड़ा मकबूल हो, तो यजीद किधर मकबूल है? किसके दिल में यजीद पाया जाता है? वो तो मलून है, वो तो क़यामत तक मलून है। तो आपने कैसे कह दिया कि यजीद जो है वो पॉपुलर है? तो ये एक मिसाल बड़ी अजीबोगरीब उन्होंने देने की कोशिश की, और मेरा ख़्याल है कि ये वही बात है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस मिल जाती है, हर कोई आजकल मुल्क में दानिश्वर बना होता है, तो फिर यही आप जो है वो ब्लंडर्स करते हैं कि आपको लफ्ज़ों की हुर्मत का पता ही नहीं होता कि पॉपुलर क्या वर्ड है, और आप किस तरह पॉपुलैरिटी को जांचते हुए हुसैन और यजीद को एक साथ रख के मवाजना करेंगे। क्या हुसैन और यजीद का मवाजना हो सकता है? किसी भी सिफ्त के हवाले से हो सकता है? मुमकिन नहीं है। कैसे आप कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बहुत मेरे ख़्याल से ये उन्होंने बड़ी फाश गलती की है। उन्हें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और माज़रत भी करनी चाहिए, और बिल्कुल अनकंडीशनल माज़रत करनी चाहिए। बहुत से लोग आके अब ये तौजीहात दे रहे हैं कि जनाब पूरा क्लिप शेयर नहीं हुआ, तो उसमें तो वो यही बात कह रहे हैं कि आगे आपने किसके काफ़िले में जाना है। अरे भाई छोड़िए, आपसे ना हो पाएगा। वो बात की बात है कि वो आप किस काफ़िले में वो जा रहे थे और आप हुसैन ही की तारीफ़ कर रहे थे। बात ये नहीं है, आपने वो एक कंपैरिज़न ही गलत ड्रॉ कर दिया। बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई जब आपने कंपैरिज़न ही ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ी हो सकता है कि आप ये कहें जी फ़िरौन भी बड़ा पॉपुलर है और मूसा भी बड़ा पॉपुलर है। ये थोड़ी हो सकता है कि आप किसी भी अच्छाई और बुराई को एक पलड़े में रख दें और कहें कि जी दोनों एक जैसे हैं, अब आप चूज़ कर लें दोनों में से क्या है। क्या बात कर रहे हैं आप कि जी आप दोनों को एक पलड़े में रख देंगे और कहेंगे जी आप खुद चूज़ कर लें आपने किधर जाना है। यानी हद हो गई। यानी कोई तो आप मतलब है कि दिफा में आ रहे हैं, ठीक है, बुग़्ज़ इमरान आप सबका एक कॉमन एलिमेंट है, और ये पॉपुलैरिटी को भी असल में मैं आपको एक और गेम बताऊं, ऐसे ही मेरे ज़हन में बात आ गई। मैं काफ़ी दिनों से ये नोट करी, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जब हलकों में बैठती हूँ ना, तो मैं ये उनकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगा रही थी कि इन लोगों का बात निकल गई। बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।